3.2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग देख लें कि बायोलॉजी जीएस का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बायोलॉजी हो गया या जियोग्राफी हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, यहाँ से हमेशा निरंतर क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं हर एग्जाम में। एक बात करेंगे बायोलॉजी का, एक होता है जियोग्राफी, एक होता है पॉलिटी। ऐसे सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड जहाँ से हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पुटअप करते रहते हैं। बायोलॉजी से बात करेंगे, इसमें से हमेशा बनते आ रहे हैं। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी, यानी कि यहाँ से निश्चितन 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा बनते आ रहे हैं। तो यहाँ पॉलिटी की बात करेंगे, हम लोगों ने जियोग्राफी बायो कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटी की बात करेंगे, यानी कि आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी की बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार होता है, यानी कि एक देखते हैं हम लोग, एक अनुच्छेद पढ़ते हैं या फिर अलग से पढ़ते हैं अनुच्छेद, या फिर उसका संवैधानिक विकास। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी कि संविधान का कैसे बना, उसके पहले संविधान कैसा था, यानी कि आज़ादी से पहले कैसे कैसे क्या क्या रूल पर यहाँ पर आया। देखेंगे कि भारतीय जब वहाँ पर अंग्रेज या फिर ब्रिटिश कंपनी का जब शासन था, तब वहाँ पर कई प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट आए, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया, या फिर 1894 1892 ये सब एक्ट आते हैं। उससे जो निकले नियम कानून, उससे निकाल के तब यहाँ पर लाया गया कुछ ऐसे कानून बने, या फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा कुछ कानून बनाए गए। अब बात करेंगे वहाँ पर, यानी कि वैसे वस्तुतः देखा जाए अंततः है कि भारत का जो संविधान है एक संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया है। भारत का जो संविधान बना है एक संविधान सभा द्वारा गठन किया गया है, लेकिन उससे भी पहले कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए थे जिससे आज के नियम कानून क्या है, प्रेरित हैं। भले ही वो लागू ना हो, वो बात अलग है, लेकिन उससे क्या है, ये सब प्रेरित है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आज पॉलिटी के हिस्टोरिकल पार्ट की, यानी कि जहाँ से बेस इसका बनता है, बेस से लेकर एडवांस तक हम लोग यहाँ जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग एक एक क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके भारतीय संविधान के स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप कैसा होता है। अगर सिंपली बात करें परिभाषा क्या होती है इसकी, तो सिंपल सी परिभाषा होती है जिसमें भारतीय नागरिकों तथा सरकार के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, उसे बोलते हैं भारत का संविधान। सिंपल सी भाषा है भारतीय संविधान, जिसमें सरकार तथा नागरिकों के बीच संबंध दर्शाया गया हो, उसे क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। जैसे अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीज़ दी गई है, जिससे हर व्यक्ति को, हर नागरिक को क्या है, अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अब यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान के स्वरूप की, तो इसे 2 प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है लिखित अलिखित, कठोर अथवा लचीला, एकात्मक और संघात्मक। यहाँ पर एक एक वर्ड का अलग अलग मतलब निकलता है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग लिखित की बात करेंगे तो लिखित मतलब जैसे कि बोल दिया, लिखित मतलब खुद हाथ की, यानी कि कई व्यक्तियों द्वारा इसे मिलाकर क्या किया गया है, लिखा गया है। लिखित संविधान का मतलब तात्पर्य यह होता है कि लिखित संविधान को एक निश्चित दिन पर, एक निश्चित समयावधि पर एक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाता है। जैसे कि अगर ले लिया जाए भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि भारत का जो संविधान की बात आती है तो अमेरिका का भी संविधान लिखित संविधान है, तो उसी प्रकार भारत का भी संविधान क्या है, लिखित संविधान है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है फ्रेंड, भारत का संविधान है। यहाँ पर लिखित संविधान इसके बनाने के लिए मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हर किसी को पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं, क्या के लिए गए हैं, इसको बनाने में लगे हैं। वहीं पर बात करेंगे इसे कब अपनाया गया, तो वो जो भारतीय संविधान है इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति प्रदान की गई। अपनाया नहीं, ध्यान रखेंगे फिर, यहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, अपनाया नहीं गया, यहाँ स्वीकृति प्रदान की गई, बस स्वीकृति प्रदान की गई। और 26 नवंबर को ही स्वीकृति का दिन कहा गया है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। अगर वहीं पर बात आएगी पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो याद रखें फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। यानी कि बात करेंगे कि भारत का संविधान लिखित है कि अलिखित है, आंसर इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लिखित संविधान। वहीं अलिखित संविधान की बात करें तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि रीति रिवाजों या फिर परंपराओं पर आधारित ये होता है, यानी कि जो सदियों से चली आ रही रीति रिवाज या परंपरा होती है उस पर आधारित एक कानून के रूप में ये क्या होता है, पालन करने लगता है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है फ्रेंड, वहाँ राजा का लड़का राजा बनता है, बाद में ऐसी परंपराएं चलती आ रही होती हैं। तो इसमें बात करेंगे लिखित और अलिखित में सबसे सर्वोच्च क्या होती है, तो संसद सर्वोच्च होती है। अलिखित में संसद सर्वोच्च होती है, जबकि लिखित में क्या होता है फ्रेंड, लिखित में संविधान सर्वोच्च होती है। यहाँ पर बात करेंगे जबकि इनके साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता है। ध्यान रखें फ्रेंड, इनके साधारण कानून में लिखित चाहे हो चाहे अलिखित हो, इनके साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता है। जबकि लिखित संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है, अलिखित संविधान में संसदीय सर्वोच्च
सर्वोच्च होती है, यानी कि संसद जो भी नियम कानून बनाती होती है एक प्रकार ये राजा का हुक्म मानते हैं, यानी कि राजा का हुक्म मानते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पर संसद ही सर्वोच्च होती है। ठीक है फ्रेंड। अब उसी पर नेक्स्ट आता है इसका स्वरूप की बात करें, एक होता है कठोर और एक होता है लचीला। कठोर व लचीले का मतलब ये होता है यहाँ संविधान संशोधन से लिया गया है। जैसे बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा अगर बोला जाए, कुछ ऐसे देश है जहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, जैसे अमेरिका ले लिए, स्विट्जरलैंड ले लीजिए या फिर ऑस्ट्रेलिया। इन देशों के जो संविधान हैं इनमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, इसमें संशोधन बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है। वहीं पर लचीले की बात करेंगे तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे यहाँ पर इंग्लैंड की बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लचीला संविधान अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड है। वहीं कठोर की बात करेंगे अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया है। भारत की बात करेंगे, भारत दोनों स्वरूप में कठोर तथा लचीला दोनों प्रकार देखा जाता है। जैसा अनुच्छेद भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत कहा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कोई विधेयक कोई भी नियम कानून अगर बनाना है या संशोधन करना है तो भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत वो कर सकता है। यानी कि दोनों स्वरूप में भारत क्या है, कठोर तथा लचीला दोनों है। वहीं पर बात करेंगे अगर हम अगले पार्ट की एकात्मक तथा संघात्मक का मतलब क्या होता है। एकात्मक सरकार में होता है पूरे संपूर्ण देश की एक सरकार होती है। मान लिया जाए अगर जैसे ब्रिटेन में क्या है, एक राजा है, राजा जो भी कहेगा प्रजा उसकी मानेगी, यानी कि इसमें कोई स्तर की सरकारें अलग अलग नहीं होती, कोई इसको मना नहीं कर सकता। यानी कि एकात्मक सरकार में क्या होता है, पूरे संपूर्ण देश की एक सरकार होती है जिसे उसे चलाना होता है। वहीं पर संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे, यहाँ पर एक होता है संघ और एक होता है राज्य, या फिर केंद्र की बात करें, एक केंद्र स्तर पर सरकार होती है तथा एक क्या होती है, राज्य स्तर पर सरकार होती है। यहाँ पर दो स्तर पर सरकारें होती है, इसलिए इसको बोलते हैं संघात्मक। भारत की बात करेंगे तो भारत क्या है, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था लिया है, यानी कि भारत क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था लिया है। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भारत क्या है, भारत इस संघात्मक वर्ड कहीं भी नहीं लिखा गया। अब भी मतभेद रहता है, कई रूपों में क्या है एकात्मक होता है तथा कई रूपों में क्या होता है संघात्मक होता है, यानी कि दोनों का मिश्रण। इसे कई लोगों ने क्या किया है, दोनों का मिश्रण बताया, यानी कि भारत स्वरूप में क्या है, संघात्मक तथा एकात्मक है। जैसा कि अनुच्छेद 1 बोलता है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन संघात्मक शब्द संविधान के किसी भी पार्ट या किसी भी भाग या किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, संघात्मक शब्द कहीं भी नहीं लिखे, यानी कि भारतीय संविधान के पहले के जो विकास हुए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो ब्रिटिश कंपनी के दौरान संवैधानिक विकास, यानी कि जब ब्रिटिश सत्ता, यानी कि जब कंपनी का शासन था उस समय जो संवैधानिक विकास हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला एक एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखें फिर, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और एक होता है रोलेक्ट एक्ट जो 1919 में काला कानून आता है, वो अलग है, जबकि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। फिर 1774 पिट्स इंडिया एक्ट आता है। चार्टर नियम 3 होते हैं, 1813, 1833 तथा 1853, 3 अधिनियम होते हैं चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद देखते हैं जब यहाँ से कंपनी से शासन का जो स्थानांतरण होता है किसके पास हो जाता है, ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश के पास हो जाता है। अब यहाँ पर जो अधिकार योजना आती है 1857 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि यहाँ पर देखेंगे भारत परिषद अधिनियम जो था 1857 का विद्रोह 57 का विद्रोह समाप्त होने के बाद परिषद अधिनियम आता है। फिर उसके बाद 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1909, 1919, 1935, 1947, ये सब उस समय के क्या आते हैं फ्रेंड, अधिनियम आते हैं। जबकि देखते हैं भारत का जो अंततः संविधान का निर्माण होता है एक संविधान सभा द्वारा किया गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि बंगाल का पहले क्या होता था, गवर्नर होता था, यानी कि अगर प्राइवेसी देखे जाए यहाँ पर पूर्वियन थे, जैसे भारत का दक्षिण भारत जो होता है जिससे प्रायद्वीपीय भारत इधर ही तो थे, ठीक है, फिर इधर ही ब्रिटिश कंपनियाँ अधिकतर थी। यहाँ पर बात करेंगे ये पूरा क्षेत्र था महाराष्ट्र वाला, यानी कि बम्बई, ये बम्बई प्रांत था, जबकि ये वाला पूरा था कलकत्ता, और जब ए वाला पार्ट जो था ये था मद्रास, ठीक है। यानी कि देखेंगे हम लोग पहले कि जब ब्रिटिश शासन के दौरान ये पूरा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, तो यहाँ कलकत्ता या फिर बंगाल का पहला गवर्नर अगर बात करेंगे तो कौन था फ्रेंड, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव था बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक ना। जबकि गवर्नर जनरल अलग होता है। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रेगुलेटिंग यानी कि ब्रिटिश कंपनी के दौरान
ब्रिटिश कंपनी के दौरान अंग्रेजों द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। यानी कि भारत में अगर कंपनी को नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिए ब्रिटिशों द्वारा उठाया गया है क्या था, पहला कदम था। और इस दौरान क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बम्बई का गवर्नर था या फिर मद्रास का गवर्नर था, इसको बंगाल के गवर्नर के क्या कर दिया गया फ्रेंड, अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। यानी क्या किए, इसमें सबसे बड़ी बातें हो गई, यानी कि बंगाल का जो बम्बई का गवर्नर था इसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि देखेंगे बंगाल का पहला गवर्नर की बात करते हैं तो लॉर्ड क्लाइव था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात आएगी तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात आएगी तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब इसी के बाद 1773 के बाद 1774 में याद रखें फिर कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 4 न्यायाधीश होते थे, 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और तथा एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, नाम याद रखें फिर, जो एक मुख्य होता था, 3 अन्य, इसमें सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। चैम्से, लिमिस्टर तथा हाइड को अन्य न्यायाधीश इसमें क्या किया गया फिर, नियुक्त किया गया। यानी कि अभी हम लोग बात किए किसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम फ्रेंड्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यानी कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था विलियम पिट्स था। कौन था फ्रेंड, विलियम पिट्स। उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके क्या किया गया फ्रेंड, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था उस समय। और इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंग्लैंड में एक संस्था का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी फ्रेंड, 6 थी। और इसका उद्देश्य एक ही था कि जो भारत में कंपनी की गतिविधियों को वो इंग्लैंड के हितों के अनुरूप क्या किया जा सके, सुसंगठित किया जा सके, यानी कि इंग्लैंड के हितों के अनुकूल चलाया जा सके। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संस्था का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संस्था कब गठित हुई, 1784 में। इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, 6 थी। इतना याद रखें इस पे। अब उसके बाद अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट। इसमें 3 अधिनियम आते हैं, एक होता है 1813 अधिनियम, एक होता है 1833 और एक होता है 1853। इसमें क्या किया गया, जो भी कंपनियां थी उनका व्यापारिक अधिकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया। इसमें चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार अभी भी क्या हुआ फ्रेंड, चलता रहा 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और इसी के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने तथा कार्य करने की अनुमति दी गई। और प्रचार प्रसार इसमें क्या किए, भारत ईसाई मिशनरी क्या किए, प्रचार प्रसार किए, आने और कार्य करने की अनुमति दी गई। 1833 अधिनियम, इसका मेन बात ये थी फ्रेंड, 1833 अधिनियम इस दौरान क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बात करेंगे, पहले एक बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर होता है संपूर्ण भारत का क्या हो जाता है फ्रेंड, एक भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। तो इस दौरान 1833 अधिनियम द्वारा बंगाल के बाद भारत का संपूर्ण भारत का एक गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। और इस दौरान क्या किया गया, जो चीन और चाय के साथ चीन और चीनी का व्यापारिक एकाधिकार भी पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया फ्रेंड, समाप्त कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, जो कानून बनाना था, यानी कि जो भी सैन्य संबंधी शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। और ये जब अपना कार्यशाली परिषद बनाता था, इसके सदस्य में एक चौथा सदस्य भी क्या होता था, जुड़ जाता था। और इसमें एक सदस्य जुड़ता था जिसका नाम था मैकाले। क्या नाम था फ्रेंड, मैकाले। चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से क्या कर दिया गया फ्रेंड, अलग कर दिया गया। यानी कि 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया और एक अलग प्रकार की कार्यशाली परिषद बनाएगी जिसमें सदस्यों की संख्या क्या थी फ्रेंड, 12 थी। और इसी अधिनियम द्वारा पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती परीक्षा के लिए पहली बार सिविल सेवा की क्या की गई फ्रेंड, परीक्षा कराई गई। कौन अधिनियम था, 1800